अमित, इसमें एक नया पैटर्न देखने के लिए मिला। अमूमन जब इस तरीके के ब्लास्ट होते हैं और इतनी हाई इंटेंसिटी के होते हैं तो हमने देखा है कि सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये कोई नया तरीका निकाला गया है? ये क्या एक अपने आप में नया तरीके का ब्लास्ट है? जांच एजेंसियों के सामने ये भी चुनौती कि आखिर ये विस्फोट किससे किया गया है। आपको पता होगा कि कल सुबह ही फरीदाबाद से 360 किलो लगभग अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया और ये एक सीवियर एक्सप्लोसिव माना जाता है। तो ये कैसे यहाँ तक पहुँचा? और उसके बाद देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहाँ से एक संदिग्ध को पकड़ा गया, इसके अलावा गुजरात और फिर फरीदाबाद, और शाम होते होते ब्लास्ट हो जाना, आपस में तमाम ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं। बिल्कुल, जैसा कि देखिए अभी तक जो प्रिया ने आपको बताया, प्रिया ने आपको पूरी सीक्वेंस बता दी, क्योंकि मैं और प्रिया इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, ठीक मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये वो जगह है, ये वो रेड लाइट है जहां पर ये धमाका हुआ था। ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये रेड फोर्ट के मेट्रो नंबर ठीक 1 के पास आप देख पा रहे हैं, रेड लाइट पर यहां पर धमाका हुआ था। और इसके पीछे जो आपको अभी पर्दे नजर आ रहे हैं, ठीक इसके पीछे इस वक्त जो तमाम फॉरेंसिक जांच एजेंसी के हमें यहाँ पर अलग अलग लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीछे अगर आपको नजर आए तो यहाँ पर सफेद गाउन में आपको नजर आएंगे जो एफएसएल टीम होंगे, और इसके अलावा इसमें जो अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, किस तरह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, किस तरह के इसमें पदार्थ का इस्तेमाल हुआ होगा, उसकी पूरी इस वक्त जांच की जा रही है। और ठीक यहाँ पर ही इस जगह पर ही आप देख रहे हैं कि आपको तेज जो लाइट नजर आ रही है सफेद पर्दे के नीचे, यहाँ पर वो जगह है जहां पर धमाका हुआ था। वहां से आप सबूत तलाशे जाएंगे और जो फॉरेंसिक टीम जो यहाँ पर मौजूद है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त प्रिया होगी। प्रिया ने जो एक महत्वपूर्ण बात बताई थी उसको लेकर भी बात करना बहुत जिक्र किया जाना जरूरी है, क्योंकि जब अमूमन हमने देखा है कि जो इससे पहले धमाके हुए हैं जिसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, उसमें एक बड़ा क्रेटर बन जाता है, गड्ढा बनता है जहां पर भी ये धमाका होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये जो धमाका हुआ था इसके बाद प्रिया यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं बना जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर आपकी आईडी एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर है, यानी किसी गाड़ी में जो मूव कर रहा है, तो ऐसे हालात में जब धमाका होता है तो उसमें गड्ढा नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें आईडी ना रखा हो। और एक और जो बात निकलकर सामने आ रही है, क्या इसमें जो पदार्थ इस्तेमाल किया गया है प्रिया, उसमें एक कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट होता है और दूसरा आरडीएक्स। इसका अगर मिक्स किया जाए तो इस तरह के बहुत ही हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है जिसमें तेज आग आपको आसपास नजर आएगा, तेज धमाका सुनाई देगा। लेकिन उसमें शार्पनल का जिक्र आप जो कर रही थी, किसी भी तरह की कोई नुकीली ऐसी चीज है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है ज्यादा कैजुअलिटी के लिए, वो नजर नहीं आया। लेकिन धमाका इतना तेज था कि जिसके वजह से यहाँ पर ज्यादा लोगों की जान भी गई है और बड़ी तादाद में लोग इसमें हताहत भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। और अमित, इसी बीच एक दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए हैं। पहला नाम जो है वो तारिक का है। तारिक वही शख्स है जिसके नाम पर सलमान ने बताया कि उसने अपनी कार तारिक नाम के एक शख्स को बेची थी जो कि पुलवामा का रहने वाला है। और जो दूसरा नाम है वो उमर मोहम्मद का नाम है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत पूरा मामला दर्ज किया है और ये 2 नाम सामने आए हैं, जबकि दिल्ली से 7 संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन अमित, लगातार सबके जहन में यही सवाल आ रहा है कि जब 2 साल पहले सलमान ने ये कार बेच दी तारिक को, तो आखिर आरसी ट्रांसफर क्यों नहीं कराई गई? आखिर इसका मकसद क्या था? हालांकि सलमान को भी हिरासत में लिया गया, उसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन तमाम ये ऐसी बातें हैं जो अपने आप में ही सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि अमूमन यही देखा जाता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं, जब भी हम गाड़ियां बेचते हैं तो अक्सर ये होता है कि आप जो आरसीए ट्रांसफर कर देते हैं जो व्यक्ति उसको खरीदता है, क्योंकि अगर गाड़ी अगर दिल्ली से और दिल्ली एनसीआर में अगर गुड़गांव से लेके गई है, गुरुग्राम से ली गई है, तो ऐसे में ये जो गाड़ी होगी अगर हरियाणा में रजिस्टर्ड है, अगर दूसरे स्टेट जा रही है, तो एक तय वक्त भी होता है जिसके अंदर इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अगर ये गाड़ी बेची गई और इतने लंबे वक्त तक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, तो अब जो जांच एजेंसियां हैं इसी पर ही तहकीकात करेंगी कि मकसद क्या था नहीं बदलने का। अगर इसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि अपने स्टेट के हिसाब से बदलेगा। तो सीधी सी बात है कि आखिरकार क्यों नहीं बदला, क्या ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। जांच की जाएगी, क्या कहीं पर इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी कुमार सोनू लगातार इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कल से कर रहे हैं और आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त होने को है, 13 घंटे बीत चुके हैं।
अभी तक की जांच में क्या निकला? एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, एनआईए की टीम मौके पर पहुंची, गृह मंत्री खुद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई भी ऐसी डिटेल मिली है जिससे कड़ियां जोड़ी जा सके? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरी रात इसमें काम करती रही है। रात में मेरी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक जो है अधिकारियों से बात हो रही थी। हालांकि कुछ जो है जानकारी इसमें निकलकर जरूर सामने आई है, जिसमें 2 नाम जो है सामने आए हैं, एक तारिक का, एक उमर का। ये दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि जो तारिक है वो उसको जो है गाड़ी बेची गई थी। अब उसने ट्रांसफर क्यों नहीं कराई और किन कारणों से नहीं कराई, क्या कारण रहे इस पूरे पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये भी है कि तारिक का लिंक उमर से है और उमर जो एक संदिग्ध है। फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पहले तारिक को डिटेन करना, उससे पूछताछ होना, तो हो सकता है उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो। लेकिन अभी भी रात भर जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर तमाम अधिकारी, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जो है रेड करती रही, लगातार पूछताछ करती रही। जिन्हें डिटेन किया है उनसे लगातार पूछताछ होती रही। तो उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि यूएपीए में मुकदमा दर्ज किया गया है, आप समझ सकते हैं यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा, एक्सप्लोजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए, ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है, कोई सामान्य धमाका नहीं है। ये पूरा प्री प्लान था, पूरी सुनियोजित साजिश के तहत जो है इस ब्लास्ट को किया गया। अब दिल्ली पुलिस के पास 2 चीजें हैं जो अहम, वो दिल्ली पुलिस को उन सवालों के जवाब तलाशने हैं। पहला ये कि क्या वाकई में ब्लास्ट जो है लाल किले के गेट नंबर 1 के पास करना था, या फिर इस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाना था, चलाकर दूसरी जगह ले जाना था और वहां पर करना था, लेकिन ये पहले ही ब्लास्ट हो गया। इन सवालों के जवाब जो है दिल्ली पुलिस को तलाशने हैं, क्योंकि जहां पर 1 नंबर गेट पर जो ब्लास्ट हुआ, अगर आप देखें तो वहां पर 10-11 लोगों की जो है उसमें मौत हुई है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि इससे बड़ा जो है कैजुअल्टी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो इसके पीछे भी पुलिस जो है कारणों की जांच में लगी हुई है।